ठीक है ना? कोई हल नहीं करेगा। क्लास जिस प्रकार चल रहा था उस दिन, बड़ा रैपिडली चला था, एकदम पूरा फास्ट चला था। आज भी हम चाहते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तुम लोग शांति मन से जवाब देते चलना। अपने पास ऑब्जेक्टिव के बुक निकाल लो ना। स्वागत है आपका एक्सप्लेन वाला जीसीसी में। जैसा कि आपका जो फर्स्ट सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढिए, बहुत ही क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद किया गया है। ये क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव रिवीजन सीरीज 1 चालू हो गया है, अब सीरीज 2 आज है। सीरीज 1 डाल दिए हैं, जाओ प्ले लिस्ट पर जाइए, ढूंढिए, एक्सप्लेन वाला जीसीसी पर जाइए और फिर हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट बना होगा साइंस, क्लास 9 साइंस ऑब्जेक्टिव रिवीजन। विज्ञान के पार्ट 1 पढ़ लिए थे, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई पढ़ लिए थे, और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। अब पार्ट 2 का नाम है ऊतक। ठीक है, कोशिका की परिभाषा आपको याद होना चाहिए, ऊतक का परिभाषा याद होना चाहिए। तो कहां तक पढ़े थे बताइए, चलिए बताइए जल्दी, कहां तक पढ़े थे जी? अच्छा, ये हो गया था क्या? अस्थि है, अस्थि के बारे में बताइए जी। प्रश्न पूछता है भैया कि बोन क्या है, बोन यानी अस्थि क्या है? तो देखिए, इसको बताए थे हम लोग संयोजी ऊतक बताए थे। क्या बताए थे? संयोजी ऊतक। भारतीय भवन का ये किताब है, भारतीय भवन के जो चैप्टर वाइज रहता है ऑब्जेक्टिव, उसी से कराया जा रहा है। तो अगला सवाल देखिए, हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन सुनिए, ध्यान से सुनिए। एपिथियलमी ऊतक, तंत्रिका ऊतक में, एरियोलर ऊतक में, पेशी ऊतक में। बताइए, एरियोलर ऊतक में। क्या में? एरियोलर ऊतक में। इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? एरियोलर। अब आपसे सवाल है, जब इसमें ऑप्शन है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक, तो आप बता सकते हैं कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, समझिए कैसे। तो भैया देखिए, रेखित कह लीजिए, रेखित पेशी, दूसरा कह लीजिए अरेखित, और एक होता है हृदय पेशी। अब देखिए, यहां पर सीख लीजिए, आपको समझना होगा, ये रेखित पेशी है, अरेखित पेशी है, लेकिन सवाल यहां से बनता है कि रेखित को किस नामों से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है ऐच्छिक ना। ये ऐच्छिक क्रियाएं करने में सहायक होते हैं, और ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। कैसा क्रिया? अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया क्या है? तो जो हमारे इच्छा के अनुसार हो उसे ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है, जो हमारे इच्छा के अनुसार न हो उसे अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। इच्छा के अनुसार न हो के उदाहरण, जैसे कि हमारे पलक का झपकना, ये अनैच्छिक उदाहरण क्या है? अनैच्छिक का उदाहरण है। और भोजन का पचना, ये क्या है? अनैच्छिक का उदाहरण। हम थोड़े कहते हैं कि खाना खा लिए, कह दिए कि 5 दिन के बाद पचना तुम, ऐसा नहीं होता है। खाना यहाँ से डालते ही यहाँ से पाचन क्रिया अपने आप शुरू हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का पचना एक ऐच्छिक क्रिया न होकर के अनैच्छिक क्रिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है कहां? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, उपास्थि में, एडिपोज ऊतक में, अस्थि में। क्या कहोगे? देखो, नाम ही से याद करो, ऑस्टियोब्लास्ट, नाम से याद करो, ऑस्टियोब्लास्ट। तो बोलो, सुनो, इसमें नाम जब है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो माने अस्थि में, कहां से? अस्थि में, याद करो। अस्थि को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बोन। अस्थि को ही क्या कहा जाता है? हड्डी। क्या कहा जाता है? हड्डी। यही तो अस्थि माने हड्डी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? शरीर का मोटा हो जाना तो कोई नहीं कहता है चर्बी बढ़ गया है, तो चर्बी वाला ढूंढो। तो एडिपोज ऊतक, इसी को कहा जाता है वसामय ऊतक ना, वसीय ऊतक। तो चलिए क्या हो जाएगा? एडिपोज ऊतक। इसका दूसरा नाम
वसा, वसा से संबंधित रहता है ना, वसामय। लिंगामेट का निर्माण करता है, एक सवाल पूछता है लिंगामेंट का निर्माण कौन करता है, लिंगामेंट का निर्माण, चलिए बताइए। तो ऑप्शन सवाल ऑप्शन सुन लीजिए, एपिथेलियमी ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक, श्वेत तंतुमय ऊतक, जालवत संयोजी ऊतक। देखिए यहाँ पर आप कह लिए कि पीला तंतुमय ऊतक, लेकिन आप याद रखिए कि लिंगामेंट किसको कहा जाता है, लिंगामेंट किसको कहा जाता है, तो सुनिए, जब हड्डी और हड्डी एक दूसरे में जुड़ने का सहारा देने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट होने का काम करता है, उसको क्या कहेंगे, लिंगामेंट। तो लिंगामेंट क्या कहता है, तो अस्थि, अस्थि से अस्थि, अस्थि से अस्थि जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, लिंगामेंट। इसी का दूसरा नाम लिंगामेंट या स्नायु कहा जाता है। और दूसरा बात सुन लो, एक होता है टेंडन, क्या होता है, टेंडन, या इसी का नाम क्या है, कंडरा, क्या नाम होता है, ये किसको किसको जोड़ता है, तो सुनो बबुआ, इसमें सुन लो कि इसमें अस्थि से अस्थि ना, तो इसमें कह देना अस्थि से मांसपेशी, अस्थि से मांसपेशी, अस्थि से मांसपेशी जुड़ने काम होता है, मांसपेशी जुड़ने काम होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, अरेखित पेशी है, देखिए हम क्या बोले थे, अरेखित पेशी कैसी है, बताए थे ना जी, बहुत बढ़िया से सीख लीजिएगा, अनैच्छिक क्रिया है। मांसपेशी तथा अस्थियों या हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, ऑप्शन उपास्थि, लिंगामेंट, टेंडन, एपिथेलियमी। तो देखिए मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने का काम कौन करता है, देखिए पढ़ा दिए। चलिए अब समझिए, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है, जब रक्त प्लाज्मा में आखिर जल कितना है, H2O की मात्रा कितना है, तब आपसे ऑप्शन दिया जाएगा 55%, 45%, 90%, 10%। 90% प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में 90% क्या होना चाहिए, जल उपस्थित रहता है, क्या होता है, जल उपस्थित रहता है। चलो याद रखो, रक्त के थाका बनाने में मदद करते हैं, रक्त के थाका बनाने में मदद करते हैं कौन कौन, तो देखिए सुन लीजिए, हम जानते हैं कि रक्त में होता है भैया आरबीसी, हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी होता है ना जी, लेकिन थाका बनाने का काम करता है तो वहां पर क्या कहोगे, थ्रोम्बोसाइट, कौन कहोगे, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट का माने क्या करता है, तो रक्त को क्या करने में, रक्त थाका बनाने में। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका कह लो, सुनो सुनो सुनो, तंत्रिका कोशिका कह लो, तंत्रिका कोशिका कह लो, या इसी को तो क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। अब सुन लो यहाँ पर समझना होगा, न्यूरॉन जो है इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश में इसका नाम क्या है, न्यूरॉन, हिंदी मीडियम में क्या कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और देखो तंत्रिका ऊतक जो है इसका जो छोटी इकाई जो होता है क्या होता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, ऑप्शन सुनो, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, क्या कहोगे, तंत्रिका ऊतक। आप बताइए हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कौन चीज फैला हुआ है, तंत्रिका ऊतक। यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार के अनुभव करते हैं, जैसे कि धूप का, गर्मी का या ठंडा का एहसास जब करते हैं, हमारा त्वचा जब करता है तो किसके कारण करता है, ये तंत्रिका ना, क्योंकि ये जुड़ा हुआ किससे, मस्तिष्क से। तो यह 10 क्लास में पढ़ा देंगे तुम लोग को बहुत बढ़िया से ना। तो संवेदना का अंतिम का कितना हो जाएगा बबुआ, तंत्रिका ऊतक हो जाएगा ना, क्योंकि यह संवेदना देने काम करता है और सूचना देने काम करता है, दिमाग को सूचना कौन देता है, तंत्रिका ऊतक। चलिए ये वाला हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब पाठ अगला निकालिए, ऊतक देखिए कोशिका पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 भी खत्म हो गया है, पार्ट 3 के नाम बताइए, आप लोग पढ़े हैं ना, जीवों में, यानी इस वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, और जीवों में प्रत्येक जीव तो एक जैसा है नहीं,
इसीलिए इस चैप्टर में तमाम प्रकार के जीवों का उल्लेख किया गया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता का फर्स्ट जो है क्वेश्चन निकालते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पढ़ना होता है अलग से। पादप जगत अलग है, जंतु जगत अलग है। चलिए पहला सवाल आ गया, निकल गया प्रश्नावली का पहला सवाल। बहुत ही आसान शब्दों में बताया जाएगा कि जीवों को किसने पांच जगत में वर्ग, कौन दिमाग उमाग है कि यहाँ पढ़ाई चल रहा है, पढ़ने आता है तुम्हें, क्या करना है, बात करना है, बतिया। सबसे बेसी तीनों है चौपट, बदमाशी मत करो। पहला क्वेश्चन अभी नहीं होने दिया, नया चैप्टर का। चलो, जीवों को किसने पांच जगत में वर्गीकृत किया था? देखिए बड़ा, अब पहले देखिए ऑप्शन देना पड़ रहा था, अब बिना ऑप्शन के आप लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। पाठ का नाम है जीवों में विविधता। चलिए जीवों में, ये पाठ 3 है, जीवों में विविधता। सुनिए बाबू, सुनिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवों को किसने पांच जगत में वर्गीकृत किया, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, आर व्हिटकर साहब ने, आर व्हिटकर साहब ने, आर व्हिटकर साहब, आर व्हिटकर ने कितने जगत में, पांच जगत में। पांचों जगत का नाम बता सकते हैं आप? चलिए बोलिए। मुनेरा, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। बहुत बढ़िया सवाल, दे देना दन, हम लोग सवाल करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल बोलिए। यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? मुनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। बोलिए किस में, किसको रखा गया है? तो बबुआ देखो, यूग्लिना को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा। यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में। कवक में अभाव होता है, आप ही बताइएगा, कवक में अभाव होता है, आप बताइए, कवक जाल कि क्लोरोफिल? दो ऑप्शन देंगे। क्लोरोफिल। क्यों? क्योंकि जिसमें क्लोरोफिल रहता है वो खुद में भोजन बनाता है जी। जबकि आप कवक के बारे में क्या जानते हैं? कवक एक मृतजीवी जीव है, ये सड़े गले जीवों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। जब सड़े गले जीवों पर निर्भर रहता है तो ये परजीवी हुआ। ये क्या हुआ? परजीवी। और जब परजीवी क्यों कहलाता है? जब उसके पास क्लोरोफिल नहीं रहता है। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कवक है। तो देखिए हम लोग कुछ मिटा लेते हैं। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम जो है कवक है। मशरूम को किस नामों से जाना जाता है बताइए? छत्रक के नाम से, छत्रक, कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता, और बोलो। हाँ, अपने गांव में देहात में क्या कह लेते हैं? सांप के छाता है, लेकिन ये क्या रहता है? गोबर छत्ता रहता है। ये गर्मी, जहां उष्णन बनाता है, गर्मी बनाता है, वहां पर क्या होता है? ये जम जाता है। और सुनो, इसका नाम जो है, ये कवक जाल का एक कवक जाल से भरे ठोस रूप में ये एक मशरूम होता है। और मशरूम को आप जानते हैं ना, सबसे मशरूम में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिका में मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है कौन? सुनो, साइकस, सरसों, गेहूं, मौस। ब्रायोफाइटा आप याद कीजिए। एक होता है टेरिडोफाइटा, एक क्या होता है? टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो एक होता है थैलोफाइटा। क्या होता है? थैलोफाइटा। अब बताइए, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या रखा गया है? मौस ना, याद रखिएगा। इनमें कौन समूहानी पौधे हैं? शैवाल, कवक,
मॉस, फर्न। फर्न क्या है? संवहनी पौधा। फर्न क्या है? संवहनी पौधा। कौन पौधा है? संवहनी, संवहन वाला पौधा है, संवहनी पौधा है। चलिए अगला सवाल समझते हैं। इनमें से कौन संवहनी पौधा है? फर्न आंसर दिया है ना जी। चलिए अब जो है एकदम बहुत ही बढ़िया सवाल। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, ताना, पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, क्या कहलाता है? थैलस, कवक जाल, नग्नबीजी, फेनरोगैम्स। क्या कहिएगा? थैलस नाम है, सुनिए। थैलस जब है, थैलस जब है, इसमें सब चीज क्या होता है? एक ही में रहता है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। चलो सुनो, इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन में दिया है अमीबा। क्या दिया है? अमीबा। अमीबा के बारे में क्या जानते हो? एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय है। ये वो दिया है यूग्लिना। यूग्लिना भी क्या है? एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। अब सुनो, ये वो दिया है कलेमाइडोमोनास। कलेमाइडोमोनास, कलेमाइडोमोनास, ये भी क्या है? एक कोशिकीय है। तो जो ऑप्शन बच गया है वही क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय। तो इसका आंसर, उसका ऑप्शन में क्या बचा है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। कैसन है बबुआ? बहुकोशिकीय। कैसन है? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। चलिए, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? क्या कहिएगा? जीवाणु। क्यों? क्योंकि सुनिए, इसी को पहले नंबर पहले सुन लीजिए। जीवाणु जो होता है इसी को क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। इंग्लिश मीडियम में इसका नाम क्या है? बैक्टीरिया है। हिंदी मीडियम में क्या है? जीवाणु। इसमें खास बात यह है कि ये जो है स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी। याद रखिए, स्वपोषी भी होते हैं, प्लस में परपोषी भी होते हैं। कुछ छोटे ऐसे जीव होते हैं जीवाणु, जो कुछ ऐसे छोटे जीव ऐसे होते हैं जो स्वपोषी भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दूसरे पर निर्भर करते रहते हैं। इनमें से कौन पुष्पीय पौधा है? माने जो पुष्प वाला पौधा होता है उसे क्या कहेंगे? पुष्पीय पौधा। तो चलिए सुनिए, पुष्पीय पौधा कौन कौन हो सकता है? आपसे डायरेक्ट सवाल ऐसे कर सकते हैं, बोलिए। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या बताइए दूसरा नाम क्या हो सकता है? एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। क्या कहिएगा? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब बताइए आप लोग, कौन किसमें फूल होता है, किसमें फूल नहीं होता है? दोनों होता है, दोनों में बीज है, लेकिन किसमें फूल नहीं है? देखिए, फूल तो किसमें है? पुष्प किसमें है? एंजियोस्पर्म में क्या है? पुष्प होता है, पुष्प पाया जाता है। और पुष्प नहीं पाने की क्रिया किसमें होता है? वो पुष्प नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है? पूरे प्लांटी जगत का सबसे बड़ा उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। किसको? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें तमाम प्रकार के छोटे छोटे जीवों को रखा गया है। वो असल में रह सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं ना, हर जगह रखा गया है। इसीलिए पादप वर्ग का उभयचर किसको कहा जाता है? उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। किसको? ब्रायोफाइटा को। किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास रहता है? ऑप्शन: फर्न, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म। क्या कहिएगा? एक बीजपत्री ना, एक बीजपत्री एक होता है, एक बीजपत्री होता है, एक होता है द्विबीजपत्री, एक होता है द्विबीजपत्री। आप बताइए, द्विबीजपत्री में ना होकर के बल्कि समांतर सिरा विन्यास होने का काम कौन करता है? समांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्री में रहता है ना। नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है किसका? ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन बनाता है। नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है संघ पोरिफेरा का, संघ एनिलिडा का, संघ कॉर्डेटा का, उपसंघ वर्टिब्रेटा का। किसका कहोगे? संघ एनिलिडा। एनिलिडा का कोई उदाहरण बता सकता है? एनिलिडा का उदाहरण बता सकते हो जी? एनिलिडा का उदाहरण बता सकते हो? बोलो। पहले की कार रखोगे? जोंक रख दोगे, केंचुआ रख दोगे, समुद्री चूहा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एनिलिडा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एनिलिडा का उदाहरण।
चलिए बोलिए, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है? किसका खून ठंडा होता है? किसका कहोगे? मेढक का। अच्छा, गर्म रक्त किसका होता है? गर्म रक्त अगर बात किया जाए तो कबूतर का, कबूतर। लेकिन शीत रक्त बात कर दिया जाए तो किसका होता है? मेढक का। याद रखना बाबू, एकदम याद रखना। आप बताइए, और बचा है सवाल? हाँ बचा है। टार्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असममित हो जाता है? टार्सन किस में पाया जाता है? ऐसे याद रखोगे तो डायरेक्ट बना दोगे। घोंघा। क्या कहोगे? घोंघा। घोंघा ना, घोंघा में क्या पाया जाता है? टार्सन। क्या पाया जाता है बाबू? टार्सन। और टार्सन के कारण ही, सुनो, टार्सन के कारण ही उसका शरीर का आकार जो होता है अनियमित हो जाता है या असममित हो जाता है। एक होता है सममित, एक होता है असममित। यानी ऐसा भाग जो काटने पर आधा आधा हो जाए तो उसको सममित कहा जाता है, और काटने पर आधा आधा न हो उसे असममित कहा जाता है। अच्छा, लास्ट सवाल देखते हैं क्या होता है। जल समोहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? जल समोहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? एनिलिडा, पोरिफेरा, नीमोडेटा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है बबुआ? इकाइनोडर्मेटा में जो होता है, ये जो होता है जल समोहन तंत्र होता है। जल समोहन तंत्र होता है, जल समोहन तंत्र होता है, याद रखना। तो चलिए, और इस चैप्टर का जो है पूरे विस्तार से डेमो क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। जीवों की विविधता का जो है पूरा विश्लेषण किया गया है, कौन सा वर्ग के अंतर्गत कौन सा भाग आता है। जैसे कि मुनेरा, अभी बता दिए ना, पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, ये तमाम प्रकार की क्लास जो है आपके प्ले लिस्ट में जाइएगा, डेमो क्लास ढूंढिए 9th क्लास के, और वहां पर मिल जाएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।